सर्वप्रथम महायोगी गोरखनाथ जी की पावन भूमि को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही गुरु शिष्य परंपरा की श्रृंखला में दिग्विजयनाथ दिग्विजयनाथ जी को भी प्रणाम करता हूँ। और यह जो विषय रखा गया है स्वाधीनता संघर्ष और हिंदी पत्रकारिता, इसके आयोजन के लिए दिग्विजयनाथ गोरखनाथ साहित्यिक केंद्र और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भी आभार प्रकट करता हूँ। और मेरे मित्र, 3 दशकों के साथी, बड़े भाई, मार्गदर्शक, मेरे मानसिक चिंतन के निर्माता, यशस्वी, कर्मठ, प्रखर वक्ता, विद्वान प्राचार्य प्रोफेसर ओपी सिंह जी का आभार प्रकट करता हूं कि मेरा यह गोरखपुर में प्रथम आगमन है। जबकि मेरे मित्र इस समय आपके गोरखपुर विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष दीपक त्यागी जी, और हम लोग संघर्षों के इलाहाबाद में साथी भी रहे हैं, इंटरव्यू भी देते रहे हैं साथ साथ। और ये द्वितीय सत्र पे तो उद्घाटन सत्र ने संकुचित कर दिया और भोजनावकाश का दबाव और समापन का दबाव लेकर के हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इसलिए जो बातें कह दी गई हैं, चटरागी सबकी प्रज्वलित हो चुकी है। भोजन में बहुत ज्यादा विलंब नहीं करना चाहिए। ये हमारे आहार, व्यवहार और संस्कार के भी विरुद्ध है। इसलिए कोशिश करके सूक्ष्म से सूक्ष्मतर बोलने का प्रयास करूंगा, लेकिन इतना भी सूक्ष्म नहीं। लखनऊ गोला से आया हूँ और यहाँ गोला से हमारे साथी नित्यानंद जी का जिक्र जरूर करूंगा। एक अनमोल हीरा हमारे महाविद्यालय ने दिग्विजयनाथ को सौंप दिया है। मैंने जब ज्वाइन किया 16 नवंबर को, अभी 6 महीने पहले, तो मुझे बताया गया, तो हमने कहा ये हमारे पास नहीं रहे, चलिए हमारे मित्र ओपी सिंह की ही सेवा और हिंदी के उत्थान में लगे रहेंगे। बात मैं शुरू करता हूं एक संवाद से, जिसमें पुष्प की अभिलाषा के रचयिता माखनलाल जी और उस समय के कलेक्टर के बीच में, जो जिला दंडनायक की भूमिका में उस समय थे। आप समझ जाएंगे वार्तालाप से कलेक्टर बोल रहा है कि माखनलाल, नाम नहीं होगा, आपके अखबार में काबिले एतराज बातें छपती हैं। माखनलाल कहते हैं कि काबिले एतराज बातें छापने के लिए हमने अखबार निकाला। आप सरकार की आलोचना करते हैं, सरकार की आलोचना करने के लिए ही हमने अखबार निकाला है। मैं आपका अखबार बंद करवा सकता हूं। हमने यह मानकर ही अखबार निकाला है कि आप इसे बंद करवा सकते हैं। मैं आपको जेल में डाल सकता हूं। हम यही मानकर यह सब करते हैं कि आप हमें जेल में डाल सकते हैं। कलेक्टर हंसा और बोला, लुक हियर, I am not English, I am Irish, but I am an employee of a deep bastard Englishman. I will have to take some action to show them so be cautious. माँ भारती के ऐसे ही हिंदी से भी कवियों और रचनाकारों और लेखकों को मैं सत सत प्रणाम करता हूँ। पत्रिका का उदय कैसे हुआ, पंडित जुगल किशोर नहीं जाऊंगा, यह चौथा, लेकिन उनके द्वारा जो यह बीज रोपित किया गया, जिसे चौथा खम्भा कहा गया, ये जो चौथा खम्भा है, ये 4 पहियों पे सवार है। और वह 4 पहिए कौन कौन है? वो 4 जागरण का, और तीसरा पहिया है साहित्यिक सरोकार का, और चौथा पहिया है दमन के प्रतिकार का। इन 4 पहियों पे सवार होकर के चौथा खंभा पत्रकारिता के इकबाल को बुलंद कर रहा है। आज हम लोग ये देख रहे हैं। दूसरी चीज, जिस बात की चर्चा नहीं हुई है उसकी करता हूं,
कि 1857 के विद्रोह में लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर थे, उन्होंने जो बात कही, उन्होंने बात ये कही कि सिपाहियों का योगदान रहा है 1857 के विद्रोह को भड़काने में। नाना साहब लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर और अवध की बेगम का हाथ रहा है, लेकिन इसके अलावा पत्रकारों की भूमिका भी जनता के जनमानस में अंग्रेजों के खिलाफ एक तरीके से नाराजगी व्यक्त करने का काम पत्रकारों ने कहा, इसलिए 1857 में गैंगिंग एक्ट आया। और सिद्धार्थ जी, अभी आप वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की भी बात कर रहे थे, आपने बहुत सी चीजें बताई, हम थोड़ा पानी पीने भी चले गए थे, तो पता नहीं आपने क्या क्या छोड़ा और क्या क्या बताया। तो मैं इसकी शुरुआत ये कर देता हूं कि 1 जनवरी 1857 1 जनवरी 78 को दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, लिटन ने किया था, और उसमें महारानी को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई। उस समय अकाल का वातावरण था, और उस समय ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो पत्र निकालते थे उसके खिलाफ आया था, शायद सोमप्रकाश। हमारा ये कहना है कि जब प्लेट और जब अकाल की बात पत्रों में छपी और दिल्ली दरबार के वैभव का पूरा प्रारूप इन लोगों ने, पत्रकारों ने दिया, तो जनमानस के अंदर एक बेचैनी सी आ गई। और तब जाकर के लिटन ने कहा, इस प्रकार तो पत्रकार हमारे खिलाफ एक तरीके से आक्रोश का पूरा वातावरण तैयार कर देंगे, और उस वातावरण को ध्वस्त करने के लिए वो 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, जिसे मुंह बंद करने वाला अखबार कहा गया। तो इस तरीके से आगे और भी चीजें आई, बहुत सी बातें हुई, मैं नहीं जाऊंगा। तैयारी काफी किया था, समय का दबाव बहुत है। हिंदी प्रदीप के बारे में ये कहूंगा, क्योंकि बच्चे भी बैठे हैं, कि यह 35 वर्षों तक प्रकाशित हुई थी। ये हिंदी पत्रकारिता जगत में स्वतंत्रता के पहले की सबसे पहली। हाँ, एक चीज और भूल गया हूं, 78 के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि पायनियर आज तक प्रकाशित हो रहा है। जब पायनियर ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात कही तो उसकी प्रशंसा की, जिसका कि देशव्यापी निंदा किया, और तिलक ने तो बहुत ज्यादा निंदा बाद में किया था। और एक चीज ये है, यदि कोई भारतीय अंग्रेजी में पत्र निकालता है तो उसके ऊपर वो कानून लागू नहीं होता है। तो इस बात को जैसे ही सुना, अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात अपना हिंदी वर्जन उसको बदल करके अंग्रेजी कर दिया। जो साथी जाता है कहने का तात्पर्य यह है कि अब उस दौर के पत्रों के बारे में बहुत बात हो चुकी, थोड़ा सा उन जो भारतीय ने जो बीजांकुरण किया, जो पंडित जुगल किशोर ने, आज की नजरों में भी थोड़ा सा मैं आपसे चर्चा करूंगा। दादी जी ने कहा था कि पत्रकारिता का एकमात्र उद्देश्य सेवा होना चाहिए। अखबारी प्रेस एक महान शक्ति है, लेकिन जिस तरह पानी का अनियंत्रित प्रवाह पूरे देश को जलमग्न कर देता है, फसलों को तबाह कर देता है, ठीक उसी तरह एक अनियंत्रित कलम भी सेवा के बजाय तबाह करने का कार्य करता है। महादेवी वर्मा का पूरा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि पत्रकारों के पैरों की छालों से ही इतिहास लिखा जाता है। और गोपेश्वर जी ने तो इस काट की बात कर ही दी थी, उसको छोड़ दे रहा हूं। एक चीज आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि प्रेस ही स्वतंत्रता के पहले प्रेस को दबाया गया था।
1975 की इमरजेंसी में भी इंदिरा गांधी ने वही कार्य किया था। प्रेस की स्वतंत्रता पर उन्होंने लगाम लगाई थी। सत्ता का चरित्र चाहे स्वतंत्रता का पूर्व हो, चाहे स्वतंत्रता के बाद का हो, चाहे आज का हो, हर समय मीडिया को नियंत्रित किया जाता है। और उस मीडिया को नियंत्रित और जो पत्रकारिता स्वतंत्रता संघर्ष के लिए एक भारत की पहचान बनी हुई थी, स्वतंत्रता के बाद पूंजीपतियों, माफियाओं और नेताओं के हाथ की कठपुतली बन गई है। आज स्वतंत्रता आंदोलन से शुरू होकर के हम पुनः परतंत्र हो गए हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में टीवी चैनलों पे आप सुनते होंगे बहस, तो एंकर ऐसे लगता है कि पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा है, और ऐसा नहीं है। सबसे अब ये बताया जाए पत्रकारिता पत्रकारिता की तरफ बढ़ क्यों गया, तो उसे आजीविका की असुरक्षा सबसे बड़ी। न्यूज लाओ, पेमेंट लो, फोटो खींचो, छायाकार, पेमेंट लो, सेलेक्ट किया जाएगा। तो आजीविका की सुरक्षा की सबसे बड़ी जरूरत इन पत्रकार बंधुओं को है, जिससे वो अपने घर का रोटी दाल चावल अच्छे से चला सकें। और ऐसा नहीं है कि सबने नतमस्तक होकर के मीडिया के आगे काम किया है। चंद नाम बताना चाहूंगा जो आज भी, जिन्होंने अपनी जान दे करके बालाघाट में पत्रकार संजीव कोठारी को जिंदा जला दिया गया। मुजफ्फरनगर में दंगाइयों ने पत्रकार राजेश वर्मा की छाती में गोलियां दाग दी। उत्तर प्रदेश में 3 साल पहले जोगिंदर सिंह को जिंदा जला दिया गया, इसी राज्य में जो वर्तमान चल रहा है। ऐसे बहुत से पत्रकार हैं जिन्होंने खबर लिखने की कीमत जान देकर चुकाऊं। सच कहूं तो ऐसे पत्रकार को इन शब्दों को अपने कंठ का हार बनाना चाहिए। अर्श वाले मेरे तकदीर सलामत रखना, अर्श वाले मेरे तकदीर सलामत रखना जमी के सारे खुदाओं से उलझ बैठा हूं। अब प्रश्न उठता है कि अब न वैसे पत्रकार रहे, तरतल भोजन तरतल वास, इसकी जरूरत भी नहीं है। और दूसरा मैं ये कहूंगा कि जब आजीविका सुरक्षित होगी तभी कलम और कंठ स्वच्छंद होंगे। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ, ज्यादा समय तो नहीं लेता। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आकर के यहाँ बहुत ही अच्छा लगा। वैसे भी ओपी सिंह 3 हम लोग 90 से इलाहाबाद में आंदोलन किए हैं, कई जगह हुए हैं, इसलिए जो है उनका यह बुलावा मैं इनकार